बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ओन अब्बास और इस वक्त जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, मुख्तसर सा, आसान सा, और इस तरीके से बनाऊंगा कि हर उस शख्स को भी इस चीज़ की समझ आए जिसने पहले अगर वर्डप्रेस का नाम नहीं सुना लेकिन वो वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसे भी इसकी समझ आ जाए। ठीक है। और इस चीज़ के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है इस सब को समझने के लिए कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरनेट पे कोई चीज़ किस तरह से सर्च कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच एक वर्डप्रेस साइट बनाना सिखाऊंगा। ये साइट आप में से शायद पहले बहुत से लोगों को आती हो बनानी। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, एक अवेयरनेस समझ लें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान हम लोग जो है वो ज़्यादातर वक्त अपना जो है वो इंटरनेट पे फ़ोन्स पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और फ़ोन्स पे भी हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इंटरनेट पे या वीडियोस देख ली या हमने फेसबुक यूज़ कर ली, इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया। मतलब हम एक तरह से अपनी लाइफ, अपना एक टाइम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस वक्त को ज़ाया भी कर रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त में फ़ारिग रहने के अलावा कोई और ऐसी चीज़ सीख नहीं रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जब वो बायोलॉजी में जाते हैं, बायो की कोई क्लास लेने जाते हैं, तो उन्हें बायो लैब में या बायो की क्लास में एक ह्यूमन स्ट्रक्चर नज़र आता है। और वो इसलिए आता है ताकि आपको पढ़ाने वाला, आपको सिखाने वाला आपको एक इंसानी अंदरून उस स्ट्रक्चर के ज़रिए दिखा सके। अभी आप लोग जो अपनी स्क्रीन पे जितनी भी ये लेबल्स देख रहे हैं जो मैंने पॉइंट किए हुए मुख्तलिफ नामों की तरफ, ये यूँ समझ लें कि ये ऐसी 5 मेन चीज़ें हैं जिनको मिला के एक वेबसाइट रन करती है। ठीक है। और ये भी मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा कि मैंने इसमें एक ट्रेन को क्यों इसमें जो है वो ऐड किया हुआ है। एक वर्डप्रेस साइट के अंदर 5 चीज़ें हैं, पांचों ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक आधी चीज़ ऐसी हो सकती है जो अगर आपने नहीं डाली हुई तो फिर भी आपका काम चल जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वर्डप्रेस के थ्रू अपनी फ़र्स्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये पांचों चीज़ें आपको ज़रूरत हैं। These are the 5 components of a complete WordPress website। अब इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ये डोमेन। सेकंड कंपोनेंट है होस्टिंग। थर्ड कंपोनेंट है वर्डप्रेस। फोर्थ कंपोनेंट है कंटेंट एंड फिफ्थ कंपोनेंट है एड्स। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मिल के आपके लिए आपकी जो फर्स्ट अर्निंग है उसका बनने का बायस बनती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें ट्रेन का हिस्सा क्यों जो है वो लिया। अब इस ट्रेन में आपको, अगर मैंने 5 मुख्तलिफ लेबल्स ऐड किए हुए हैं तो मैंने 5 ट्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेबल किया। ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन की जो बोगियाँ होती हैं, ये एड्स ट्रेन के अंदर वो बैठे लोग, ये होस्टिंग जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है, और ये वो कंटेंट जो इस ट्रेन को ले के चल रहे हैं। तो मैं आपको इससे समझाऊंगा कि एक वर्डप्रेस साइट जो है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं वो किस तरह से वर्क करती है। देखें, वर्डप्रेस साइट की सबसे मेन चीज़ है डोमेन। डोमेन होता है आपकी वर्डप्रेस साइट का नाम, और नाम तो आप कोई भी रख लेते हैं, लेकिन मेन उस नाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी डोमेन का जो एड्रेस होता है। जैसा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डोमेन है www.facebook.com, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसकी डोमेन होगी www.youtube.com। उसके बाद आ जाता है सेकंड प्लेटफॉर्म जो है वो है होस्टिंग। अब आपको पता है कि ये इंजन बगैर इस पटरी के चल नहीं सकता। ठीक है। उसी तरह एक चीज़ कहलाई जाती है होस्टिंग। होस्टिंग वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, रन करते हैं। जैसा कि आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आप उसको
आप उसकी खातिर तवाज़ुन के लिए, उसको होस्ट करने के लिए आप उसको घर की किसी जगह पे बिठाते हैं, ठीक है। तो ये होस्टिंग भी उसी तरह काम करती है कि आप जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक होस्टिंग, एक प्लेटफॉर्म बाय करना पड़ता है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस काम करता है इन ट्रेन की इन बोगियों की तरह कि जिसे डोमेन लेके चलती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस आपका सारा काम ये करता है कि अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है, उस वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद उसको मैनेज करने में वर्डप्रेस आपकी हेल्प करता है। अगर आपने उस पर कोई पोस्ट लगानी है तो वर्डप्रेस हेल्प करेगा। अगर आपने कोई चीज़ फिक्स करनी है तो वर्डप्रेस हेल्प करेगा। अगर आपने कोई चीज़ अपने पास से ऐड करनी है, कोई नई प्रोग्राम करके कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई विजेट लगाना है, कोई वो प्लगइन लगाना है, तो वो आप वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे। वर्डप्रेस इज़ नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन होस्ट योर वेबसाइट्स। वर्डप्रेस के अलावा और भी हैं, लेकिन अभी तक का सबसे कन्वीनियंट जो प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं वो है वर्डप्रेस। इन डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस के बाद दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। अच्छा, ये जो एड्स हैं ये वो चीज़ है जो आपको सबसे एंड पे मिलती है। फोर्थ नंबर पे जो आपका काम है वो है कंटेंट। जैसे कि आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कंटेंट इज़ द किंग। तो कंटेंट किंग इसलिए है क्योंकि आपके पास रेलगाड़ी का इंजन भी आ गया, आपके पास रेलगाड़ी की बोगियां भी आ गई, आपके पास पटरी भी आ गई रेलगाड़ी की, लेकिन क्या आप ये पूरी रेलगाड़ी जो है इन पहियों के बगैर चला सकते हैं? नहीं चला सकते, ठीक है। इसी तरह जो कंटेंट है वो भी आपकी वेबसाइट पे इसी तरह से काम करता है कि आप बगैर कंटेंट के अपनी वेबसाइट नहीं चला सकते। यूट्यूब के पास क्या कंटेंट है? उनके पास वीडियोस हैं। फेसबुक के पास क्या कंटेंट है? उनके पास लोग जो पोस्ट करते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। ट्विटर के पास क्या कंटेंट है कि ट्विटर के ऊपर लोग जो ट्वीट्स करते हैं लोग उनको शेयर करते हैं। उसी तरह आपकी वेबसाइट को पॉपुलर होने में, रैंक होने में जो मदद करता है वो है कंटेंट। और सेम इसी तरह जो ट्रेन के जो टायर हैं ये उसको चलने में आसानी पैदा करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया एड्स। आपके पास डोमेन भी है, आपके पास होस्टिंग भी है, आपके पास वर्डप्रेस भी है, आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर कंटेंट भी लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन आप उससे विदाउट एड्स अर्निंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। एड्स कोई भी किस्म के हो सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के एड्स हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं, मतलब वो चीज़ जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं उन्हें हम एड्स के नाम एक देते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आपकी गाड़ी रेलगाड़ी है, ठीक है, उसके पहिए भी हैं, उसका इंजन भी लगा है, उसकी बोगियां भी लगी हैं, वो पटरी के ऊपर है बिल्कुल, ठीक है, वो चलेगी भी, लेकिन क्या वो किसी किस्म का मुनाफा कमा सकती है? नहीं, वो तब तक नहीं कमाएगी मुनाफा जब तक उसमें पैसेंजर ना होंगे, या तो उसमें पैसेंजर होंगे या उसमें माल जा रहा होगा ऐसा जिससे उसको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम वर्डप्रेस की लैंग्वेज में या वर्डप्रेस के ऊपर कहते हैं एड्स, ठीक है। जब आपके पास डोमेन, वर्डप्रेस, होस्टिंग, कंटेंट सब कुछ आ गया तो आपकी सबसे आखिरी कोशिश ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाएं। अब उन एड्स का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई शख्स आपकी वेबसाइट विज़िट करेगा वो उन एड्स को देखेगा, उन एड्स को देखने से ही आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा अर्निंग आपकी इस बेस पे होगी अगर किसी ने उस ऐड पे क्लिक कर दिया। तो ये रेलगाड़ी दिखा के आपको वर्डप्रेस समझाने का मकसद ये था कि वर्डप्रेस सिर्फ एक ऐसी साइट नहीं है, या वर्डप्रेस के ऊपर कोई आप ऐसी एक साइट लिंक नहीं कर देते जिससे आपको कंटिन्यूसली अर्निंग आती रहे। आपको 5 ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको जोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जहाँ से आपको एक कंटिन्यूसली अर्निंग आती रहे। लेकिन याद रखिएगा, आपको डोमेन को भी मेंटेन करना पड़ता है, वर्डप्रेस को भी मेंटेन रखना पड़ता है, होस्टिंग को भी मेंटेन रखना पड़ता है, अपने कंटेंट को सबसे ख़ास करके आपको मेंटेन रखना पड़ता है, और अपने एड्स की प्लेसमेंट जो होती है उसको भी मेंटेन करके रखना होता है। ये तो सब आ गया थ्योरेटिकल साइड पे, कि ये मैंने आपको थियोरेटिकल तौर पे एक समझा दिया कि वर्डप्रेस की साइट भी उसी तरह से ही काम करती है
या आप वर्डप्रेस को भी अगर भूल जाएं, एक साइट को अपने जहन में रख लें, तो एक वेबसाइट उसी तरह से काम करती है जिस तरह से एक रेलगाड़ी, ठीक है। इन पांचों कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो या आपकी वेबसाइट चलेगी नहीं, या आपको आपकी वेबसाइट से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इन 5 चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पांचों चीज़ें एक वेबसाइट के अंदर किस किस चीज़ का किरदार अदा करती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि एक डोमेन चीज़ क्या होती है और उस डोमेन को आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा कंपोनेंट था कि हमारे पास एक वेबसाइट बनाने से पहले एक चीज़ होनी चाहिए जिसका नाम है डोमेन, ठीक है। वो डोमेन ऑनलाइन ख़रीदी जाती है और इस वक्त जो मेरे सामने वेबसाइट ओपन है, आप यहाँ से भी डोमेन ख़रीद सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है आपको बताना कि डोमेन होती क्या चीज़ है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि फेसबुक है, तो आप यहाँ पे टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पे एक URL लिखा होता है, जैसे कि ये लिखा है HTTPS, जो कि SSL प्रोटोकॉल है। उसके आगे लिखा है www.godaddy.com। तो इसे टेक्निकल वे में कह लें या ऑनलाइन फील्ड में डोमेन का नाम देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो पहचान होती है, ये उसकी डोमेन जो होती है वो होती है, ठीक है। तो ये डोमेन है। अब ये ख़रीदी कहाँ से जाती है? ये बहुत सी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ से आप डोमेन ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे यूज़ करता हूँ और जो बहुत इजी है और सिक्योरिटी वाइज हर चीज़ की तरफ से देखा जाए तो GoDaddy इस टाइम जो है वो सबसे अच्छी जो है वो डोमेन की साइट है, ठीक है। यहाँ से होस्टिंग भी आपको मिल जाती है, लेकिन मैं आपको होस्टिंग के लिए भी एक वेबसाइट बताऊँगा जो कि मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताना चाहता जो मैंने ख़ुद कभी यूज़ नहीं की। तो अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन नेम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि आप कोई भी डोमेन नेम सर्च करो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ सोल ब्रदर्स फेसबुक ग्रुप। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा हो गया नाम। खैर, आप लोगों ने इतना ज़्यादा लंबा नाम नहीं रखना, लेकिन मैंने आप लोगों को सैम्पल देने के लिए एक सैम्पल के तौर पे ये एक नाम लिखा है। तो अब इस नाम को लिखने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च डोमेन। जी, तो 2 केसेस होते हैं जब आप सर्च डोमेन करते हैं। या तो वो कहता है कि डोमेन अवेलेबल नहीं है, या वो कहेगा कि डोमेन अवेलेबल है। लेट्स से अगर हम करते हैं सोल ब्रदर्स, तो वो कह रहा है कि प्रीमियम डोमेन अवेलेबल है, कि इस लोग को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर हम कर देते हैं सोल ब्रदर्स के एंड पे Z लगा देते हैं, तो ये डोमेन ऑलरेडी टेकन है। ये डोमेन ऑलरेडी कोई बंदा जो है वो ले चुका है, ठीक है। इसलिए वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप इसको चाहें तो आप किसी नाम में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके या नाम थोड़ा सा चेंज करके जो है वो ले सकते हैं, या यही वाली डोमेन जो है आपको दूसरी एक्सटेंशंस में मिल जाएंगी। .online, .info, .store, मतलब .com में अवेलेबल नहीं है। और .com बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है। आप ये अगर आपके पास .com की डोमेन है तो ये किसी एक ख़ास कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि आपकी ये डोमेन वर्ल्ड वाइड जो है वो जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अगर मैं सोल ब्रदर्स के आगे 2 Z और लगा दूँ और सर्च करूँ तो ये डोमेन अवेलेबल है, क्योंकि इतने ज़्यादा Z के साथ किसी को सोल ब्रदर का नाम चाहिए नहीं, क्योंकि ये फिर वो यूनिक नहीं रहता। तो अगर आपने ये डोमेन ख़रीदनी है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है ऐड टू कार्ट। तो जब आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप इनको पे करेंगे। पे आप जो करते हैं इनको वो आप पे डिपेंड करता है। आप 1 साल की रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, 2 साल की ले सकते हो, अप टू 10 ईयर्स आप इनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अभी ये प्राइस जो है ये है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। अगर आप अभी 1199 की ये परचेज़ करते हो डोमेन, तो ये आपको 1 साल के लिए मिलेगी।
अगर आप इसको नेक्स्ट ईयर रीन्यू करवाओगे तो वो $19.99 के साथ जो है वो रीन्यू होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो आपने सिंपली यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जैसे इजी लगे आप पे करके तो ये डोमेन ख़रीद सकते हैं। आप कोई भी ख़रीद सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नाम जो आप चूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने डोमेन ख़रीद ली और जब आप डोमेन ले लेंगे तो एंड पे आपको या तो वो कहेगा आप अपना अकाउंट बनाएं इस पे। अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो वो आप साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद जब आप अपने डोमेन मैनेजर में जाएंगे तो आपको इस तरह से आपका एक डोमेन डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो वहाँ पे जो आपकी डोमेन्स आपने ख़रीदी होंगी वो आपको नज़र आ रही होंगी। अब जैसा कि मेरी डोमेन जो है वो मेरे नाम की है onabbas.com, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि ये मैंने डोमेन ख़रीदी हुई है। अभी हम यहाँ तक रुक जाते हैं। इसके बाद अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। अच्छा, तो प्यारे भाइयों अब हम आ जाते हैं होस्टिंग की तरफ। तो होस्टिंग बेसिकली वो चीज़ है जिसके ऊपर आपकी डोमेन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। आपकी जो आपने वेबसाइट क्रिएट करनी होती है उसकी सारी फाइल्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी गई होती हैं मैनेज करके, और वो सब कुछ हैंडल करती है आपकी होस्टिंग, ठीक है। जिसके थ्रू एक विज़िटर जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो इस होस्टिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। अगर होस्टिंग स्लो चल रही है तो आपकी वेबसाइट देर से ओपन होगी। अगर आपकी होस्टिंग अच्छे वाली है आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। ये होस्टिंग आपका ऐसे ही है जैसे आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको घुमा फिरा के इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। खाली ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टेप करने और आप इस तरह से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग जो जो स्टेप ले रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है आपकी वेबसाइट के साथ, ताकि कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को रीच कर सकें। क्योंकि आपको पता होगा अगर वेबसाइट के इस एरिया में प्रॉब्लम है तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, जब आपका होस्टिंग अकाउंट बन जाता है, होस्टिंग अकाउंट मतलब आप लोग होस्टिंग ख़रीदते हैं। होस्टिंग दो किस्म की होती है। एक होस्टिंग होती है जो सिर्फ आप अपनी एक वेबसाइट के लिए लेते हैं स्पेसिफिकली। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, जो आप जिस पे आप मल्टीपल एक्सक्यूज़ मी जिस पे आप मल्टीपल डोमेन्स जो हैं या मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इस वक्त जो अपनी होस्टिंग ली हुई है मेरी शेयर्ड होस्टिंग है, जिस पे मैंने एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को होस्ट किया हुआ है वर्डप्रेस के थ्रू, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि आप डोमेन क्या चीज़ होती है और वो डोमेन आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आपको होस्टिंग परचेज़ करनी होती है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारी वीडियोस के एंड पे आपको एक लिस्ट दूँ जिसमें फ्री वाली होस्टिंग्स भी हों, सबसे चीपेस्ट होस्टिंग्स भी हों और सबसे अच्छे वाली होस्टिंग्स भी हों, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री वाली होस्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हो सकता है आपके पैसे ज़ाया चले जाएं अगर आप अच्छी वाली होस्टिंग ख़रीद लेते हैं और आप उसको अगर इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सबसे चीप वाली होस्टिंग की तरफ जाएं या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। अब जैसा कि मेरी थोड़ी सी ग्रिप है होस्टिंग के ऊपर, मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि मैं अपनी वेबसाइट को किस तरह मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ब्लू होस्ट नाम की एक कंपनी है जिसने होस्टिंग बाय की थी। अच्छा, आपके पास डोमेन भी आ गई, आपके पास होस्टिंग भी आ गई। इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि जो आपने डोमेन, जो अपनी वेबसाइट का एक नाम है, जो URL है, जैसे www.xyz.com है, जैसे अगर आपने वो ख़रीदी है तो अब आपने उसको अपनी होस्टिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि हम जो दो लोग होते हैं, हमारा इंसानों का जो एक रिश्ता होता है एक दूसरे के साथ, वो या तो ब्लड रिलेशन होता है या हमारा किसी से वैसे ही एक दोस्ताना तौर पे रिलेशन बन जाता है। उसी तरह डोमेन और होस्टिंग के दरमियान भी एक रिलेशन इसी तरह से बनता है कि हमने किसी एक जगह से इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कनेक्शन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। हमारे होस्टिंग अकाउंट
और हमारा जो डोमेन का जो अकाउंट होता है जहाँ से हमने डोमेन परचेज़ की होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो मोस्टली सबसे जो इजी तरीका है जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो होते हैं नेम सर्वर्स के थ्रू। ठीक है, नेम सर्वर्स होते हैं कि जहाँ पे एक जो होस्टिंग कंपनी होती है, एक होस्टिंग वेबसाइट्स होती है, उनको एक स्पेशल एक नेम सर्वर प्रोवाइड किया गया होता है। ठीक है, उस नेम सर्वर को अगर आप अपनी डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाके ऐड कर देते हैं तो आपकी डोमेन जो है वो उस होस्टिंग अकाउंट के साथ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये डोमेन जो कंपनीज होती हैं जो ये डोमेन सेल करती हैं उनके पास ये फंक्शनैलिटी होती है कि वो आपकी डोमेन को किसी आपके बताए गए आपके होस्टिंग अकाउंट के साथ उसको अटैच कर देते हैं। जब आप डोमेन ख़रीदेंगे तो अगर आप अपने DNS में जाएंगे, आपके पास जब भी आप किसी भी वेबसाइट से डोमेन ख़रीदेंगे तो आपकी डोमेन का एक फ़ोल्डर होगा या एक ऑप्शन होगा DNS के नाम से। अगर आप उसकी मैनेजमेंट में जाएं तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगी नेम सर्वर्स की। ठीक है, वो नेम सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो कंपनी के ख़ुद के होंगे जहाँ से आपने डोमेन बाय की होगी। लेट्स से अगर मैंने GoDaddy से डोमेन बाय की है, अगर इसके नेम सर्वर्स पुराने हैं तो अगर मैं URL वो लिखता हूँ जिस पे अभी वेबसाइट नहीं बनी तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा GoDaddy की वेबसाइट पे। लेकिन जैसा कि मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैंने होस्टिंग भी बाय कर ली है और अब मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग अकाउंट के साथ अटैच करना पड़ेगा ताकि कोई भी शख्स जब मेरी डोमेन के ऊपर जाए तो वो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये नेम सर्वर्स होते हैं जो आपको चेंज करने पड़ते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चेंज का ऑप्शन है और मैंने ऑलरेडी अपनी होस्टिंग के जो नेम सर्वर्स हैं दोनों वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ns1.bluehost.com। अगर आपकी कोई और होस्टिंग कंपनी है तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे नेम सर्वर्स ऑफ XYZ कंपनी तो आपको गूगल से ही उसके नेम सर्वर्स मिल जाएंगे और आप सिंपली अपने DNS मैनेजमेंट में जाके अपनी डोमेन के अकाउंट में वहाँ पे जाके वो नेम सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इट टेक्स अप टू लाइक 2 to 3 hours टू अपडेट द नेम सर्वर्स, बट मोस्ट केसेस में राइट अवे जो है वो नेम सर्वर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और अपडेट भी हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो नेम सर्वर्स कनेक्ट हो गए, यहाँ से तो नेम सर्वर्स हमने ऐड कर दिए डोमेन के। ठीक है, अब यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारे होस्टिंग अकाउंट के साथ वो कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि ये नेम सर्वर्स तो तकरीबन हर किसी को पता है, जैसे कि आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आपके होस्टिंग अकाउंट को कैसे पता चलेगा कि ये नेम सर्वर जो है ये आपने कनेक्ट किया है, किसी और ने नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, आप जब अपनी होस्टिंग अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डोमेन्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जो एक फील्ड बनी होगी। अब वहाँ पे डोमेन्स में आपके पास कई किस्म के ऑप्शंस होंगे। माय डोमेन्स, यहाँ पे वो इस ऑप्शन में ये है कि जो आपकी डोमेन्स ऑलरेडी आपके होस्टिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट हुई हैं। अगर आप अपनी होस्टिंग कंपनी के थ्रू कोई डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और डोमेन को, किसी अपनी बाय की हुई डोमेन को खाली रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी और कंपनी से ख़रीदी हुई डोमेन को अपनी होस्टिंग अकाउंट वाली कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं परमानेंटली तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और मज़ीद वो ऑप्शंस हैं जिनकी आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस ऑप्शन की हमें ज़रूरत है वो है असाइन। असाइन का मतलब होता है किसी एक शख्स को या किसी एक चीज़ को कोई काम दे देना। जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेजेस से असाइनमेंट्स मिलती हैं, उसमें आपका काम ये होता है कि जो असाइनमेंट आपको मिली है उसे आपने कंप्लीट करना है। अब जैसे कि हमने अपनी डोमेन के नेम सर्वर्स जो हैं उन्हें अपडेट कर दिया हुआ है अपने डोमेन डैशबोर्ड में, तो अब यहाँ से हमने उस डोमेन को यहाँ पे असाइन करना है। तो उसको असाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा है यूज़ अ डोमेन दैट इज़ नॉट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद योर अकाउंट। तो मैं सिंपली यहाँ पे वो डोमेन का नाम लिखूँगा और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन, अब मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखता हूँ onabbas.com, ठीक है, तो ये डोमेन को वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगा कि अगर उसके साथ उसका DNS ऑलरेडी, जो DNS के अंदर उसके नेम सर्वर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं या नहीं है। अब जैसा कि ये मेरी डोमेन ऑलरेडी मेरे होस्टिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट है
तो इसलिए ये शायद इसको अगेन वेरीफाई ना कर सके या किसी और चीज़ का एरर दे। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम किसी को वेरीफाई करेंगे अपनी ओनरशिप को, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और ये आपको बताएगा कि आपकी डोमेन वेरीफाइड है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है असाइन दिस डोमेन। इसी तरह से जो आपकी डोमेन होगी या आपकी होस्टिंग की जो साइट होगी उसमें इसी तरह से कहीं पे यहाँ पे ऑप्शन होगा असाइन दिस डोमेन का। अगर आप एग्जैक्ट यही वाली होस्टिंग बाय करते हैं ब्लू होस्ट की, अगर आपकी ग्रिप बन जाती है तो आपको पता होगा कि इसके किस जगह पे कौन से ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप कंप्लीट है। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमें डोमेन बाय करनी है, कहाँ से करनी है और किस तरह से करनी है और किस तरह से डोमेन सर्च की जाती है। हमारा सेकंड जो हमने कंप्लीट किया वो ये किया कि हमने एक होस्टिंग अकाउंट बाय करना है। होस्टिंग अकाउंट किस तरह का होता है, होस्टिंग अकाउंट का मकसद क्या होता है। हमारा थर्ड स्टेप था कि हमने अपनी जो डोमेन है जो हमने ख़रीदी हुई है फर्स्ट स्टेप में, हमने अब उसको अपने सेकंड स्टेप में जो होस्टिंग बाय की थी उसके साथ कनेक्ट कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अपनी डोमेन कनेक्ट की है अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ, अब इन दोनों चीज़ों को वर्डप्रेस के साथ, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, आप उसके साथ इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो अब जैसे कि आपने अपनी डोमेन जो थी, जैसे कि मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर एज एन एग्जांपल onabbas.com वाली वेबसाइट के साथ लेके चल रहा हूँ, तो अब मैंने इसमें ये क्या किया, डोमेन जो है वो ऐड कर ली, ठीक है। अब डोमेन ऐड करने के बाद आप जब अपने ब्लू होस्ट के या अपनी होस्टिंग अकाउंट के डैशबोर्ड पे आएंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन होगा जहाँ पे लिखा होगा माई साइट्स, ठीक है। ये वेरी करता है कि आपकी होस्टिंग कंपनी कौन सी है, ठीक है। जैसे कि होस्टिंग कंपनी एक नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो मैं हर एक होस्टिंग कंपनी को शायद इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, जो कि सेंस नहीं बनाते किसी किस्म की, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने अपनी होस्टिंग अकाउंट को ही रख के जो है वो आपको समझा सकता हूँ। अगर आप फ्यूचर में इसी होस्टिंग कंपनी को यूज़ करते हैं तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी इसी होस्टिंग कंपनी का एक व्यू जो है वो किसी ट्यूटोरियल में देख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी होस्टिंग कंपनी डिफरेंट है तो ऑप्शंस मिलते जुलते होते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट का फ़र्क होता है कि कुछ के ऑप्शंस किसी और जगह पे होते हैं, कुछ के ऑप्शंस किसी और जगह पे होते हैं। और अगर आप लोगों को वेबसाइट बनाना सीखना इतना पसंद है तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ें ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब जैसे कि लेफ़्ट साइड पे है मेरे पास ऑप्शन है माई साइट्स के बाद राइट साइड पे है ऑप्शन क्रिएट साइट। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट साइट, ठीक है, तो मेरे सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं। अब मेरे सामने दो ऑप्शंस है। मेरी ब्लू होस्ट जो कंपनी है, जो होस्टिंग कंपनी है, वो मुझे दो किस्म के ऑप्शंस दे रही है। फर्स्ट ऑप्शन वो मुझे दे रही है कि आपने जो डोमेन ऐड की है या जो आपका होस्टिंग अकाउंट है, आप इन दोनों को वर्डप्रेस के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई मेरी फर्स्ट एक ऑप्शन जो इन्होंने मुझे दी। सेकंड उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया है कि आप वर्डप्रेस यूज़ मत करें, आप हमारी होस्टिंग कंपनी का ही जो है वो जो ब्लू होस्ट बिल्डर है उसे यूज़ करें। आप उसे यूज़ करके भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से चूज़ करेंगे वर्डप्रेस। क्यों? वर्डप्रेस पॉपुलर है, वर्डप्रेस फास्ट है, वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वर्डप्रेस आपको 100% मोर जो है वो प्लगइन्स, थीम्स और ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जो कि आपको ब्लू होस्ट बिल्डर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम चूज़ करेंगे यूज़ वर्डप्रेस। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यूज़ वर्डप्रेस पे, तो ये मुझे उसके बाद जो नेक्स्ट जो पेज है उस पर ले जाएगा कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट क्रिएट करें। अब यहाँ पे हमने चूज़ करना है कि हमने अपनी वेबसाइट का नाम क्या लिख लेना है। तो लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ सोल ब्रदर्स, ठीक है। ये मैं एक वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है।
और ये टैगलाइन है। टैगलाइन क्या होती है कि जब भी एक टाइटल होता है उस टाइटल के नीचे एक छोटा सा स्लोगन होता है, एक टैगलाइन होती है जो कि आपके कंपनी का एक स्लोगन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ हैप्पीनेस स्टार्ट्स हियर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा था। इसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद वो मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं कि वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पे ये 3 प्लगइन्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है, वेबसाइट में। कि आप चाहते हैं कि जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो तो हम ये प्लगइन्स ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में ऐड कर दें। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि इन तीनों को अनचेक कर देता हूँ। वो इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इन तीनों प्लगइन्स के अल्टरनेटिव्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। हाँ, इन तीनों में से ज़्यादातर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो या तो आप वर्डप्रेस फॉर्म्स का प्लगइन यूज़ करेंगे, जैसे कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखते हैं कि आपने किसी को कांटेक्ट करना हो तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये इन फॉर्म्स के थ्रू, ये प्लगइन है जिसके थ्रू फॉर्म्स ओपन होते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये प्लगइन्स की जो है वो डेप्थ में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आप लोगों को इनिशियल स्टेप जो मैं सिखा रहा हूँ वो ये है कि आपने वेबसाइट कनेक्ट कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करनी है। तो ये प्लगइन्स बाद में आएंगे। तो मैं यहाँ से, ये मुझे कह रहा है कि डोमेन आप चूज़ करें, आप कौन से वाली डोमेन को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर वो आपको कह रहा है कि ये ऑप्शनल है, क्या आप उसकी डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी के नाम से बनाना चाहते हैं कि ताकि आपको कल को सी पैनल में अपनी डायरेक्टरी ढूंढने में आसानी हो, या आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए आपकी डोमेन के नाम को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त जो हम यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि हम अपनी डोमेन और अपनी होस्टिंग को दोनों को वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करके उस पर एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अपनी डोमेन्स जो सेलेक्ट की है वो है soulbrother.onabbas.com, जो कि एक सब डोमेन है। लेकिन जैसा कि मैं कोई मेन डोमेन यूज़ करके ये ट्यूटोरियल नहीं बना सकता क्योंकि मेरी सब डोमेन्स जो है वो वर्किंग में है, इसलिए मैंने एक सब डोमेन क्रिएट की थी जिसके ऊपर मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो इसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट। अब कह रहा है होल्ड टाइट व्हाइल वी सेट अप योर साइट। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1-2 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिस पे लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद नीचे एक विंडो बनी होगी जिसके अंदर आपकी होंगी प्लीज़ रिमेंबर योर लॉगिन डिटेल्स। अच्छा, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अगर आप लोग भी कभी इस चीज़ के बारे में कोई बनाते हैं कोई ट्यूटोरियल तो कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ शेयर मत होने दें, क्योंकि इसमें आपका यूज़र नेम, आपकी वेबसाइट का जो एडमिन लॉगिन होता है वो सब कुछ इसमें शो हो रहा होता है। जो लोग ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज़ करते हैं उन्हें पता होता है कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस साइट का जो लॉगिन होता है वो क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनके साथ ये शेयर करें। तो कोशिश करें कि आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो हिडन रहे। उसके बाद अगर आपको बॉटम पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हों तो यहाँ पे लिखा है गो बैक टू माय साइट्स। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आपको वापस आपके जो आपका होस्टिंग अकाउंट है वहाँ पे ले चलें, या वो आपको सेकंड ऑप्शन दे रहा है लॉग इन टू वर्डप्रेस, कि जो साइट आपने अभी अभी क्रिएट की है क्या आप उसके डैशबोर्ड पे जाना चाहते हो जहाँ पे जाके आप उसको सेट कर सको। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉग इन टू वर्डप्रेस। अब जैसे ही मैंने लॉग इन टू वर्डप्रेस किया उसके बाद ये है कि वर्डप्रेस लोड होना स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ टॉप पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ब्लू होस्ट, खैर उसने हमें इतना मौका ही नहीं दिया। अच्छा, तो जनाब इस वक्त आपकी इनिशियल जो बेसिक वेबसाइट है वो इस टाइम रेडी है, ठीक है। लेकिन जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वो वेबसाइट आपको प्रॉपरली शो नहीं होगी क्योंकि अभी तक वो वेबसाइट लाइव नहीं हुई। तो अभी हमारा 4th स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो ये है कि हमने अपनी डोमेन और अपनी होस्टिंग को जो है वो अपने वर्डप्रेस की जो है वो उसके जो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपने वर्डप्रेस को अपने होस्टिंग अकाउंट के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है
जिसके थ्रू अब ये है कि आपके होस्टिंग अकाउंट पे जितनी भी आपकी डोमेन्स हैं या जितनी भी वो आपकी वेबसाइट्स हैं वो इस वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हैं। अच्छा, तो जैसे ही आप लोग क्रिएट कर लेंगे अपनी साइट, आप इस पैनल पे पहुंच जाएंगे, तो आपका एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो आपने एक चीज़ अचीव कर ली है, वो ये कर लिया है कि आपकी एक इनिशियल साइट क्रिएट हो चुकी है। इनिशियल साइट वो चीज़ है कि मतलब आपकी वेबसाइट बन चुकी है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने उसको मैनेज करना है। अब मैं आपको यहाँ से 1 बाय 1 स्टेप बताऊँगा कि आप उस वेबसाइट को कम्प्लीटली किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से अब सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने वेबसाइट क्रिएट कर ली, तो ये टॉप पे अगर आपको URL नज़र आ रहा हो saulbrother.onabbas.com, मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे नए ब्राउज़र में लाके इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने नए ब्राउज़र में लाके इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है अ न्यू वर्डप्रेस साइट कमिंग सून एडमिन लॉगिन। ठीक है, अब ये फर्स्ट वो चीज़ है जो कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली एक यूज़र को क्रिएट करके देता है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट तो की है लेकिन अभी तक आपने इसका कोई किसी किस्म का थीम नहीं चूज़ किया, इसकी लुक जो होती है वो नहीं आपने चूज़ की, आपने इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया। ये अभी तक जो है वो कमिंग सून पे आ रही है कि मतलब ये अभी डेवलपिंग जो है वो उसमें मोड में है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसको हर हाल में लॉन्च करना है, ठीक है, तो उसका जो है वो एक तरीका ये है कि आपको यहाँ पे जाके उसको वेबसाइट को लॉन्च करना पड़ेगा और वो मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आप किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आपको किसी किस्म का काम नहीं करना, आप जैसा चाहते हैं एज़ इट इज़ ही रहना देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अब आप उसको लॉन्च कर दें। अब यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे तो आपको शो हो रहा है कि कमिंग सून एक्टिव। इसका ये मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट अभी कमिंग सून मोड में है, ये अभी तक लॉन्च नहीं की और आप इसको लॉन्च करने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, जैसा कि वर्डप्रेस हर ब्राउज़र पे हर एक बंदे के लिए सेम होता है, तो यहाँ लेफ़्ट पे टॉप पे जब आपको आपकी होस्टिंग का नाम लिखा नज़र आएगा वहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है साइट के हिसाब से आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे अगेन आपको नज़र आ रहा है कमिंग सून एक्टिव, योर साइट इज़ करंटली डिस्प्लेइंग अ कमिंग सून पेज, दिस अलाउज यू टू वर्क ऑन योर साइट विदाउट द पब्लिक सीइंग अंटिल यू आर रेडी टू अनवेल इट। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि कुछ लोग जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो चाहते हैं कि ये वेबसाइट उनकी तब तक लॉन्च ना हो जब तक इस वेबसाइट के ऊपर पूरा जो काम है वो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि आप लोग देखते हैं मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ के ट्रेलर्स जो हैं वो सबसे पहले वो जारी किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी मूवीज़ पे हल्का फुल्का काम हो रहा होता है, उसकी एडिटिंग, उसमें जो भी उन्होंने कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है अभी उस पर काम हो रहा होता है, तो वो एक छोटा सा ट्रेलर रिलीज़ कर देते हैं जिससे लोगों को कम से कम एक आइडिया हो जाता है कि ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है। सेम एज़ इट इज़ ये आपकी वेबसाइट का एक ट्रेलर सा होता है जो आपके डिस्प्ले पे लगा दिया जाता है, जिससे विज़िटर को ये पता होता है कि ये वेबसाइट जल्द आने वाली है, इस पर काम हो रहा है। ठीक है, लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे काम कंप्लीट कर लिया है तो आप सिंपली यहाँ पे जाके लॉन्च योर साइट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार नहीं बता पाऊँगा कि आप लोगों को क्या करना है, तो इसको हम अभी तक कमिंग सून का जो एक्टिव है, कमिंग सून का जो पेज है उसी को रहने देंगे। लेकिन इस एक और बेनिफिट ये है कि आप अगर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हैं, अगर आप अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन हैं, तो आप इस वेबसाइट को जब व्यू करेंगे तो ये आपको कमिंग सून पेज नहीं दिखाएगा, ये आपको लाइव वेबसाइट दिखाएगा। ये कमिंग सून पेज सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनके पास आपके एडमिन क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, जो सिर्फ एज अ विजिटर आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये ऊपर जो होम का निशान है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे लिखा है विजिट साइट, मैं राइट क्लिक करके करता हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने टैब ओपन किया तो मुझे यहाँ पे इस वक्त जो वेबसाइट मेरी लाइव नज़र आ रही है
वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशंस की जो है वो अथॉरिटीज़ हैं इस वक्त सब, और मैं अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से। लेकिन जब एक यूज़र इस वेबसाइट को विज़िट करेगा तो उसको वही लॉगिन पेज या उसको सैम्पल पे लिखा नज़र आएगा कि कमिंग सून। ठीक है, तो आपके पास ये मौका है कि आप इस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी पसंद का बना सकते हैं। अपनी पसंद का बनाने के बाद आप इसको जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, ताकि कोई शख्स ये ना देख सके कि आपकी वेबसाइट पहले कैसी थी और अब बाद में किस तरह की बन गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ इसमें बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आपने इस वेबसाइट की लुक को किस तरह चेंज करना है, आपने अपनी वेबसाइट में ज़रूरी चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है, और चलते 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 मैं आपको सब बताता जाऊंगा। फाइनली हमारे पास एक बहुत अच्छी एक वेबसाइट क्रिएट हो चुकी होगी जो कि एंड रिज़ल्ट में आपको नज़र आएगी। तो चले मैं अब आपको बताता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट में थीम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की लुक कैसे चेंज कर सकते हैं, आप इसमें थीम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि थीम होता क्या है। थीम एक्चुअली वो चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो टोटली जो एक लुक है उसको चेंज कर देते हैं। ये यूं ही समझ लें कि माशाल्लाह से आप ईद से पहले जो है वो बड़े एक कोई समझ लें आपकी शेप बड़ी होती है, ठीक है, आप अजीब सी नज़र आ रहे हो, एक अजीब सी मखलूक नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन माशाल्लाह से जैसे ही चांद रात आती है, ईद आती है, आपको नए कपड़े मिल जाते हैं, आप अपना आप संवारना शुरू कर देते हैं, नहाते धोते हैं, अपना मतलब एक अपने आप को टोटली एक नया बंदा बना के अगले दिन पेश करते हैं जी दुनिया के सामने कि जी आज ईद है, और माशाल्लाह आप अजीब ही एक जो है ना माशाल्लाह से एक बड़ी हसीन मखलूक नज़र आ रहे होते हैं। तो उसी तरह थीम एक ऐसी चीज़ है, वो हमारे दर्जी के कपड़ों वाला हिसाब है कि ये हम अपनी वेबसाइट को कपड़े पहनाते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है कि हम एक ऐसा डिज़ाइन जो है बना बनाया वो ख़रीद लेते हैं, जिसको हम टोटली अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारी मर्ज़ी होती है, हम चाहें तो उस वेबसाइट को सेम एज़ इट इज़ उसी तरह ही रहने दें जिस तरह वो उस थीम के साथ आई है, या हम चाहते हैं कि हम उस थीम के अंदर चेंजिंग्स करें ताकि कोई ये ना कहे कि हमने बनी बनाई चीज़ उठाई है और उसको लगा दिया। तो हम उसको ख़ुद से चेंज भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है तो हम किसी को हायर करके उसमें चेंजिंग्स करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं मोस्टली अपने कामों के लिए जो एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ जहाँ से मैं बहुत से थीम्स परचेज़ करता हूँ, ठीक है, उस वेबसाइट का नाम है themeforest.net themeforest.net। ये अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो आपको फ़ौरन से जो है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से लिखते हैं थीम फॉरेस्ट, ठीक है, तो थीम फॉरेस्ट जैसे ही आप लिखेंगे तो टॉप पे जो सबसे पहले आपको यूआरएल मिलेगा वो होगा वर्डप्रेस थीम्स एंड वेबसाइट टेम्पलेट्स फॉर थीम फॉरेस्ट। तो अब थीम फॉरेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ले जाएगा वेबसाइट पे, और यहाँ पे आके हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक मेरे जैसा बंदा बैठा है जिसने ये ट्यूटोरियल देखा है, और अब उसका दिल है कि वो चाहता है कि कोई ऐसी वेबसाइट हो कि वो अपने इलाके के जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, शॉप्स जो भी हैं, वो चाहता है कि उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर दे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है उसका। तो वो क्या करेगा कि उस हिसाब से अपने लिए एक वेबसाइट चूज़ करेगा, अपनी एक टेम्पलेट चूज़ करेगा जिसमें उसका कंटेंट बिल्कुल एक्यूरेटली नज़र आए। तो हम ऐसी वेबसाइट्स को कहते हैं लिस्टिंग वेबसाइट्स। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में OLX है, OLX पे क्या करते हैं आप जाके लिस्टिंग्स करते हैं। उसी तरह वो एक थीम है जो क्रिएट हुआ है जो कि एक होस्टिंग साइट के ऊपर लगा हुआ है। उस थीम के थ्रू आप जो है वो उस वेबसाइट पे जाके उस पर अपनी लिस्टिंग करते हैं। अब जैसे कि मुझे इसी तरह के एक थीम का पता है जिसका नाम है लिस्टर, LISTAR। अब ये मैं अगर थीम सर्च करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे वो थीम आ जाता है जिसका नाम है लिस्टर। अब इस लिस्टर थीम में ऐसी क्या खूबी है कि हम इसको यूज़ करेंगे। अगर सबसे पहले आप इसका टाइटल पढ़ेंगे तो वो कह रहा है वर्डप्रेस डायरेक्टली एंड लिस्टिंग थीम
इसका मकसद ये है कि आप कोई भी चीज़ लिस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना बिज़नेस इस पे शो करवाएं, आप चाहते हैं कि किसी और सिटी में कोई होटल है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं, कि एक लिस्टिंग बन जाए, एक डायरेक्टरी बन जाए, तो आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके प्रीव्यू में जाके देखता हूँ कि ये थीम किस तरह से नज़र आता है। मैं यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस वक्त वो थीम जो है वो आ गया है रेडी। अच्छा, तो ये वो थीम है, जब आप इसको अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, तो ये आपकी वेबसाइट की लुक इस तरह से हो जाएगी। उसके लिए थोड़े से आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं छोटे छोटे से, लेकिन आपकी वेबसाइट सेम इस तरह से हो जाती है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टम कर सकते हैं। ये ग्लिम्स स्पॉट्स नियर बाय, आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम लिख दें, आप चाहें यहाँ पे नवाज शरीफ लिख दें, यहाँ पे इमरान खान लिख दें, कुछ भी लिख दें। ये पब, पिज़्ज़ा, कैफ़े, पार्क, शॉप, ये इंग्लिश नेम्स हैं। आप पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पे दुकान लिख दें, वर्कशॉप लिख दें, मोची लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये थीम जो है इसकी लुक इस तरह की है। इसके टॉप पे ही आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक्सप्लोर, रीजन्स, ब्लॉग, लॉगिन का पेज है, और ये एक पेज है जहाँ पे लिखा है ऐड लिस्टिंग। तो इसका मकसद है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आके अगर लिस्टिंग ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ से डायरेक्टली अपनी लिस्टिंग ऐड कर लेगा। अगर हम इसके मज़ीद जो है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये एज अ सैम्पल वेबसाइट के तौर पे मुझे न्यूयॉर्क सिटी, लॉस वेगस, शिकागो, लॉस एंजल्स, ये सिटीज़ दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस एक सिटी पे भी क्लिक करूँगा तो इस सिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई होंगी वो सब मेरे सामने आ जाएंगे। उसके अलावा ये बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें, मुझे यहाँ पे डिस्कवर प्लेसेस दिखा रहा है। उसके अलावा नीचे मुझे वो सारे रेस्टोरेंट्स दिखा रहा है जो इस वक्त ओपन हैं या जो इस वक्त क्लोज़ हैं। मतलब उन्होंने ये एक थीम आपको शो करवाया हुआ है एज एन एग्जांपल, कि जब आप इस थीम को परचेज़ करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को इस तरह का बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस तरह का थीम बाय करें, आप चाहें तो किसी और तरह का थीम बाय करें। ये सब डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को इस तरह से बनाना है एज ए सैम्पल, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ये थीम देख लिया, अब इस थीम पे अगर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ मैं इसको डायरेक्टली अगर यहाँ से कार्ट में ऐड कर लेता हूँ, तो कार्ट ऐड करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि जब आप इस तरह से कोई थीम परचेज़ करते हैं तो उसका एक लाइसेंस आपको मिलता है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने एक थीम बाय किया और आप चाहें तो उसको 20 वेबसाइट्स के ऊपर लगा दें, अनलेस अदरवाइज़ आपने उसके मज़ीद लाइसेंस जो है वो ख़रीदे हुए हैं। अब रेगुलर लाइसेंस में आप अपने एक थीम को अपनी सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो उससे ये है कि इस थीम का जो ऑथर है या इस थीम को जिसने डेवलप किया हुआ है वो आपको कॉपीराइट की आपको स्ट्राइक सेंड कर सकता है, जिसकी वजह से गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट पेनलाइज कर सकता है, या आपकी वेबसाइट को इस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है कि वो आपकी वेबसाइट इजीली कोई भी हैक कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप कोई एक लाइसेंस बाय करें तो उसको एक ही वेबसाइट पे यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वेबसाइट को एक से ज़्यादा वेबसाइट्स पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंडेड लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड लाइसेंस में ये है कि आप इसको चाहें तो जितनी मर्ज़ी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें रेगुलर चाहिए। इतना बजट नहीं है हमारा भाई कि हम कुछ 10 वेबसाइट्स पे इसको यूज़ करें। उसके बाद आ जाती है सेलेक्ट सपोर्ट ड्यूरेशन, कि आप एक परचेज़ कर लेते हैं थीम, आप उस थीम को अपनी वेबसाइट पे जब आके यूज़ करते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कि कोई चीज़ है जो विजिबल नहीं है, कोई ऐसी थीम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप 6 मंथ्स तक उस वेबसाइट का जो डेवलपर है उस थीम का, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको टोटली फॉर 6 मंथ्स गाइड करेगा कि आपको ये चीज़ चेंज करनी है तो आप कहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे एक अच्छी बात ये है कि अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप अपने थीम डेवलपर को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इजीली समझा सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट में उसके थीम पे अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप
कैसे कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ 6 मंथ सपोर्ट के साथ भी आता है थीम और 12 मंथ सपोर्ट्स के साथ भी आता है, लेकिन उससे इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा हमें 6 मंथ सपोर्ट ही चाहिए, क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी अगर हर रोज़ उस बंदे का दिमाग खाएंगे तो हमें लगता है कि 6 मंथ्स में हम एक एक चीज़ सीख जाएंगे, और चाहें तो हम खुद ही कल को उसका थीम जो है वो शायद खुद ही डेवलप भी कर सके। तो यहाँ पे हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट के बाद सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे कि हम नॉर्मली ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं, हम इसे भी ख़रीद लेंगे। ख़रीदने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो थीम है वो परचेज़ आप कर लेंगे। परचेज़ करने के बाद आप अपने अकाउंट में जाके डाउनलोड्स के ऑप्शंस में जाएंगे। डाउनलोड्स के ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे थीम्स और वो सब चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने ऑलरेडी परचेज़ की हुई हैं, ठीक है। उसको परचेज़ करने के बाद अब आपने सब कुछ हो गया, अब आपके पास डोमेन ऑलरेडी है, आपके पास होस्टिंग ऑलरेडी है, आपने अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ भी अटैच कर लिया। आपने अपनी डोमेन और होस्टिंग को दोनों के जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर या वर्डप्रेस को अपनी होस्टिंग और डोमेन के ऊपर इंस्टॉल भी कर लिया। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट भी कर ली। अब उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम भी चूज़ कर लिया। थीम चूज़ करने के बाद आपने उसको परचेज़ भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उस थीम को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कैसे करना है। अपलोड करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो हमें ये फ़ाइल चाहिए। तो जैसे ही आप अपने थीम फॉरेस्ट अकाउंट के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। आपको सारी तमाम फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको सिर्फ वो वाली फ़ाइल चाहिए जो आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकें, या आपको खाली अपने लाइसेंस का सर्टिफिकेट या परचेज़ कोड चाहिए तो आप उसको भी सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इस थीम को जस्ट अपलोड करना है तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और ये फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी जिप फाइल में। तो अब मैं वापस अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ, ठीक है, जो हमारी वर्डप्रेस साइट है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस आपको लोगों को इजीली पता होगा कि अपीयरेंस का मतलब होता है कि एक चीज़ किस तरह से दिखती है। अपीयरेंस में मैं जाऊँगा यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस हैं, या तो मैं वर्डप्रेस जो है एक जो प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस के ऊपर से ही थीम कोई भी चूज़ कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जैसा कि आपको पता है ये थीम्स बहुत ज़्यादा जनरल हैं और ये लाखों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे होंगे, और आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट भी उन तमाम वेबसाइट्स की तरह दिखे जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मिकदार में है। और आप इन वेबसाइट्स को अपनी मर्ज़ी का नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ के बारे में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वेबसाइट या उसी थीम या उसी सोच के रिलेटेड आपको यहाँ थीम मिले। इसलिए क्या करते हैं कि आप अपना थीम खुद बाय करते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना थीम खुद बाय करें और थीम फॉरेस्ट से बाय करें। थीम फॉरेस्ट इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट थीम सेलिंग वेबसाइट है, ठीक है। आप चाहें तो वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली थीम यहाँ से बाय नहीं करता, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में यहाँ पे टॉप पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है अपलोड। मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि कोई भी फाइल नहीं है तो मैं यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड थीम। अपलोड थीम करने के बाद यहाँ मैं चूज़ फाइल में जाके यहाँ से मैंने फ़ाइल चूज़ की, ठीक है, जो कि हमने डाउनलोड की हुई थी। उस चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल नाउ पे। अब जो इंस्टॉल नाउ पे कर दिया तो यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा होगा कि ये कितने % इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा है इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोड फाइल थीम फॉरेस्ट .zip अनपैकिंग द पैकेज। वो आपको प्रोसीजर बता रहा है कि उसने किस तरह से इसको अपलोड किया। इंस्टॉलिंग द थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे आ जाए थीम वॉज नॉट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली या थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड, तो उसकी दो बड़ी मेजर रीजंस हैं।
सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये है कि जब हम यहाँ से थीम को डाउनलोड करते हैं तो ज़्यादातर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वाली जो फ़ाइल है उसे डाउनलोड कर देते हैं और उसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड करते हैं, जिससे एरर आ जाता है यहाँ पे कि आपका थीम डाउनलोड अपलोड नहीं हो सका। लिहाजा जो आपको फ़ाइल डाउनलोड करनी है वो मैंने आपको दिखा दी है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपके थीम के अंदर कोई फ़ाइल या तो गलती से आप डिलीट कर देते हैं या कोई वैसे ही मिसिंग फ़ाइल होती है जिसकी वजह से आपका थीम प्रॉपरली अपलोड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, लाइव प्रीव्यू, रिटर्न टू थीम पेज या एक्टिवेट। अब अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक्टिवेशन की विंडो पे ले जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई थीम परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके साथ एक जो है वो परचेज़ कोड मिलता है, ठीक है, जो हम अपना लाइसेंस की होती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और अपना थीम रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जिनके साथ हमें वो लाइसेंस की जो है वो मिलती तो है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारे थीम के साथ कनेक्ट हो जाती है जब हम उसको अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। कुछ थीम्स ऐसे हैं कि जब आप उन्हें अपलोड करते हैं तो आपको मैनुअली उन थीम्स को जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है अपनी लाइसेंस की को ऐड करके। इस थीम में हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा थीम अपलोड हो चुका है। इन केस कल को ये वाला इस थीम का डेवलपर अगर हमें किसी किस्म का ईमेल सेंड करता है कि आप मेरे वाला थीम अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हो और मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने मेरा थीम बाय किया है, तो काइंडली क्या आप मुझे अपनी थीम की जो की है वो पर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने ये वाकई थीम बाय किया है कि नहीं। तो आप अपना वो आइटम परचेज़ कोड जब उसको सेंड करेंगे तो वो उसको वेरीफाई कर देगा कि बिल्कुल ये आपने परचेज़ किया है, जिससे आपकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसा कि हमने ये थीम अपलोड किया तो इस थीम की अपनी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस थीम की अपनी ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये थीम ऐसे वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स हैं जिनके साथ वर्क करता है, जो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, कि हम इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो फिर ही ये वेबसाइट इस तरह से वर्क करेगी। इस वक्त आप लोगों के दिमाग में जो एक सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये प्लगइन्स क्या चीज़ें होती हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये प्लगइन्स चीज़ें क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से उनको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ प्लगइन्स की तरफ। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको प्लगइन्स का ऑप्शन नज़र आएगा। जब हम यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, जो कि आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऐड न्यू प्लगइन एडिटर, ठीक है। तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलमोस्ट 99% ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। तो हमारी वेबसाइट पे इस टाइम जो है वो तकरीबन 4 प्लगइन्स जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और इन चारों प्लगइन्स की हमें जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको रख सकते हैं, ठीक है। इनका नुकसान ये होता है कि वो प्लगइन्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती अगर वो आपकी वेबसाइट पे हों तो उससे आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उससे स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपके पास कभी आप जब नई साइट बनाएं तो कोशिश करें कि वो प्लगइन्स देख के जो आपकी वेबसाइट को बिल्कुल भी किसी किस्म से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे आप उनको डिलीट कर दें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाऊँ तो मेरे पास वो सारी डायरेक्टरी आ जाएगी उन प्लगइन्स की जो मैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ अटैच कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि जैसे कि आप कुछ वेबसाइट्स देखते हैं जिन पे आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप एक दूसरे को मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो उस पर अपनी पोस्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे जो हमारे पास एक प्लगइन यूज़ होता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे वो है बडी प्रेस। अब बडी प्रेस क्या प्लगइन है कि आप इसके थ्रू, जैसे कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे हम साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम उस पर पोस्ट्स वगैरह अपलोड करना शुरू कर देते हैं, लोगों को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं।
जो कि एक फेसबुक एल्गोरिदम है। सेम इसी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, एक हल्की फुल्की कोशिश करते हुए, एक प्लगइन है वर्डप्रेस पे जिसका नाम है बडी प्रेस। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी साइट इस तरह से हो कि जिस पे लोग आएँ, अपने अकाउंट बनाएं, वो फेसबुक की तरह ही फ़ोटोज़ शेयर करें, सोशल मीडिया के तौर पे उसको यूज़ करें, तो वो ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि आपने उस वेबसाइट के ऑनर को कांटेक्ट करना है, तो एक कांटेक्ट का पेज होता है। अब आपको ये भी नहीं पता कि वो कांटेक्ट का पेज कैसे उसने लगाया होता है, तो वो एक प्लगइन होता है। अगर मैं यहाँ पे टॉप पे लिखता हूँ कांटेक्ट कीवर्ड्स में, तो मेरे पास यहाँ पे वो सारे प्लगइन्स आ जाएंगे जिनके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट फॉर्म लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे कांटेक्ट फॉर्म 7, यहाँ पे 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इसके। 5 मिलियन वर्डप्रेस यूज़र्स इस प्लगइन को यूज़ करते हैं, और इस प्लगइन को यूज़ करते हुए आप कांटेक्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिसके थ्रू कोई भी बंदा आपको किसी भी किस्म की इंक्वायरी सेंड कर सकता है अगर उसका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वो प्लगइन्स होते हैं जो आपकी पूरी वर्डप्रेस की साइट को फंक्शनल बनाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस अपने थीम के ऊपर। अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स। अब इस थीम को जिसको हमने अपलोड किया है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये जितने भी सारे प्लगइन्स हैं, ये सब प्लगइन्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होने चाहिए वर्डप्रेस के पे। उसके बाद ही उनका थीम जो है वो वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास वो सारे प्लगइन्स आ गए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं ये वेबसाइट जो है वो इसको रन कर सकूं। तो मैं प्लगइन वाले ऑप्शंस पे करता हूँ यहाँ पे क्लिक। ड्रॉप डाउन में मैंने किया इंस्टॉल के बाद मैं कर दूंगा अप्लाई। ये सब प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसने सब प्लगइन्स को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को अब एक्टिवेट करना है। अब पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक्टिवेट नज़र आ रहा है। तो अब आपने इंस्टॉल तो कर लिया है, अब आपने इनको एक्टिवेट करना है। यहाँ से अगेन मैं करता हूँ यहाँ पे प्लगइन्स, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद मैं कर देता हूँ अप्लाई। जी, तो जैसे ही आपकी एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा, द फॉलोइंग प्लगइन्स वर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, कस्टम फील्ड्स फॉर गुटेनबर्ग, लिस्टर एड-ऑन्स, वर्डप्रेस जॉब मैनेजर, एसिंक जावास्क्रिप्ट, ऑटो ऑप्टिमाइज, इजी वर्डप्रेस और मज़ीद तकरीबन ऑलमोस्ट जो हैं वो 10-15 जो है वो प्लगइन्स जो हैं जो कि रिक्वायरमेंट थी इस थीम की, जो हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब उसके बाद हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड के जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए थे, अब उनकी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको आपको सेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। सेट इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको अपनी वेबसाइट के साथ उनको मतलब मैच करना पड़ेगा। उनकी कुछ ऐसी सेटिंग्स होंगी जिनको आपको चेंज करना पड़ेगा, और कुछ के लिए आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक प्लगइन था वर्डप्रेस जॉब मैनेजर। अब ये वो प्लगइन है जिसके थ्रू या तो आप अपनी वेबसाइट पे जॉब्स के रिलेटेड लिस्टिंग्स लगा सकते हैं, या तो कोई शख्स जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे आप उसका सेटअप जो है वो रन करके उसको अपनी मर्ज़ी से सारा जो है उसमें अपनी वेबसाइट के रिलेटेड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको सिंपली स्किप कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा एक और प्लगइन जो ऐड हुआ था वो है वूकॉमर्स। ठीक है, अब वूकॉमर्स वो प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग जैसी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ऑन कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो जो प्लगइन्स हमारे पास ऐड हुए हैं। अब बेसिकली जो बताने वाली चीज़ ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस टाइम बैक एंड पे रेडी हो रही है। अब जैसा कि थीम अपलोड हो चुके हैं, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जो थीम हमने परचेज़ किया है उसके ऊपर जितना भी सैम्पल डाटा है, जो ऑलरेडी एक सैम्पल के तौर पे डाटा बना हुआ है, उसको हम इसके ऊपर
ऐड कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और बाद में उस डाटा को अपनी मर्ज़ी से चेंज करके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप किसी भी थीम का सैम्पल डाटा जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर सैम्पल डाटा ऐड करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की लुक एक दफ़ा से टोटली जो है वो जैसे हमें थीम में नज़र आ रही थी उसी तरह की हो जाएगी। उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस ऑप्शंस में या किस पोस्ट के अंदर कौन सा कंटेंट है और हम उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करके वहाँ पे उसको अपने कंटेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो बिगिनर्स होते हैं उनको इस चीज़ में हेल्प मिलती है, वो इसलिए क्योंकि अगर वो कोई भी किसी किस्म का कंटेंट नहीं ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में, कोई भी सैम्पल डाटा, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि किस लोकेशन पे उनको जो डाटा ऐड करना है वो किस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट डेमो डाटा, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद जो हमने इसको थीम को जो इसकी फ़ाइल्स अपलोड की हुई इसके ऊपर अपलोड की हैं, उसके अंदर जो डेमो डाटा की फ़ाइल्स हैं ये थीम उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। और जब ये इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारा जो डेमो डाटा जो थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पे हमने थीम परचेज़ करते हुए देखा था वो हमारी वेबसाइट में ऐड कर देगा। जी, तो जो हमने डेमो डाटा जो इंपोर्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। इस पे थोड़ा वक्त भी लग सकता है क्योंकि इसमें इमेजेस होती हैं, इसमें सारा कंटेंट होता है, तो आपके इंटरनेट स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए या आपकी जो होस्टिंग है उसको नज़र में रखते हुए ये कुछ वक्त ले सकता है। बाज़ औक़ात ये बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है और अक्सर औक़ात ये थोड़ा वक्त भी ले सकता है, लेकिन जब तक ये आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन ना दिखाए इधर कि कंप्लीट हो गया है या कोई एरर आ गया, तब तक आप पेज को रिफ़्रेश मत करें। अब जैसे कि ये कह रहा है कि दैट्स ऑल डन, द डेमो इंपोर्ट हैज़ फिनिश्ड, प्लीज़ चेक योर पेज एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग हैज़ इंपोर्टेड करेक्टली। इफ़ इट डिड you can deactivate one click demo import plugin because it has done its job। अच्छा, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली मैंने आपसे कहा था कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी कुछ प्लगइन्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए होते हैं जब आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो उन प्लगइन्स को आप इस्तेमाल मत करें अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आपकी साइट की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। उसी तरह वन क्लिक डेमो इंपोर्ट का जो प्लगइन था जो हमें इस थीम के साथ मिला, उन्होंने साफ कहा है कि इफ़ इट डिड यू कैन डीएक्टिवेट द वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन बिकॉज इट हैज़ डन इट्स जॉब। कि वो भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इस प्लगइन को अब डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपने इस प्लगइन को जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना था वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मेन रीज़न कहने की ये है कि अगर आप इस प्लगइन को डिलीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो इसलिए आप इसको डिलीट कर दें। खैर, हम इसको डिलीट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमने जब रिसेंटली वेबसाइट को चेक किया था तो हमारी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा डाटा नहीं था। तो अब हमने अपनी वेबसाइट पे जब डेमो डाटा भी इंपोर्ट कर लिया, तो आइए देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट हमने कुछ वक्त पहले जो क्रिएट की थी अब उसकी लुक किस तरह से दिख रही है। तो सॉल्व ब्रदर, विजिट साइट, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो यहाँ पे हमारे सामने वेबसाइट आ गई, ठीक है, लेकिन ये अभी तक कमिंग सून पेज एक्टिव आ रहा है। अभी हम इसको करते हैं क्लोज़। अब जैसे कि हमारी वेबसाइट हो चुकी है कंप्लीट, हमने डेमो डाटा इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर कोई शख्स हमारी वेबसाइट पे आता भी है तो वो ये है कि उसको एटलीस्ट कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस का जो ऑप्शन था उस पर जाके यहाँ पे कर देते हैं लॉन्च योर साइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारी साइट जो है वो लाइव हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। अब यहाँ पे आया ऑप्शन कंग्रेचुलेशंस योर साइट इज़ नाउ लाइव, ठीक है। अब उसके बाद हम साइट करते हैं, यहाँ से टॉप पे जाके विज़िट करने के बाद ये रही हमारी वो साइट जो हमने क्रिएट की है। अब जैसा कि इंटरनेट पे जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको पता होता है कि कॉपीराइट्स का हमें बहुत ज़्यादा
ख्याल रखना पड़ता है। तो जो थीम हमने यहाँ से परचेज़ किया था, ठीक है, उस थीम के बैक पे जो फ़ोटोज़ लगी हुई हैं उनकी डायरेक्टरी के अंदर, वो उनकी अपनी फ़ोटोज़ हैं जिनके उनके पास लाइसेंसेस हैं। इसलिए वो वाली फ़ोटोज़ वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते सैम्पल डाटा में, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का लाइसेंस नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने हमें फ़ोटो प्रोवाइड नहीं की, लेकिन एट द बैक अगर आप देख सकें, उन्होंने हमें डायमेंशन ज़रूर प्रोवाइड कर दी हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बैक पे आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो उसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी की फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये वो साइट है, अगर आप यहाँ पे टॉप पे देख सकें तो soulbrother.onabbas.com ये वो वाली साइट है जिसके ऊपर हमने ये वेबसाइट क्रिएट की है, ये हमने थीम लगा के, ठीक है। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो थीम में स्टार्टिंग में थे, ठीक है, टोटली हर एक चीज़। अब आप इस थीम को टोटली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेस्टर डायरेक्टरी का लोगो लगा हुआ है, आप इसको अपने लोगो के साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट लाइफ, स्टे, म्यूज़ियम, आउटडोर रेस्टोरेंट है, आप इसको अपनी मर्ज़ी की चीज़ों के साथ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं होटल, लिख सकते हैं इंटरनेट कैफ़े, लिख सकते हैं लोकल शॉप्स, लिख सकते हैं कुछ भी ऐसा जो आपके एरिया में चीज़ पाई जाती है या जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सोचा कि आप एक लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे अपने पाकिस्तान के सिटीज़ लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद ये सिटीज़ ऐड कर सकते हो। उन सिटीज़ के बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर सकते हो कि आपने किस किस्म की लिस्टिंग अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। होटल्स हैं, शॉप्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे वो होटल्स, कुछ एक ऐसे होटल्स जो आपने जो आपने फीचर्ड करने हैं, जो कि आप जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिनको लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये ट्यूटोरियल में मैंने एज अ सैम्पल यूज़ किया है वो वाला एक आइडिया कि अगर कोई शख्स अपनी लिस्टिंग वेबसाइट बनाना चाहता है तो वो किस तरह से क्रिएट कर सकता है। अब ये थीम हमारी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये हमारी वो वेबसाइट है जो कि एक आम बंदे को शो होगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ें अपनी वेबसाइट में चेंज करना चाहते हैं या आप लिस्टिंग्स ऐड करना चाहते हैं, और जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं अपने एडमिन अकाउंट में लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे टॉप पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है कस्टमाइज़ की। अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कस्टमाइजेशन वाले पैनल में ले जाएगा जो कि वर्डप्रेस की तरफ से है, जहाँ से जाके मैं अपनी वेबसाइट को लाइव एडिट कर सकता हूँ। अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मेरे साइट है, पूरी वेबसाइट है, और लेफ़्ट साइड पे सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से मैं ये टेक्स्ट, ये बैकग्राउंड फ़ोटो, ये सारे टेक्स्ट, ये एक एक चीज़ चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब लेफ़्ट साइड पे आपको वो बता रहा है साइट आइडेंटिटी, कलर्स, गूगल फॉन्ट्स, हीडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ये सारी ऑप्शंस को यूज़ करके आप ये चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलती तो यहाँ पे जो जो चीज़ एडिट हो सकती है उसके साथ आपको ये एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे लोगो चेंज करना है, लेकिन मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा कि ये लोगो कहाँ से चेंज होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पेंसिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो लोगो का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ से लोगो चेंज करना है, तो जो लोगो मैंने अपना बनाया हुआ है यहाँ से मैं उसको चेंज लोगो पे करके यहाँ पे उसको अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद मेरा लोगो जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है आपके लोगो की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सही ना हो सकता है आपका लोगो जो है उसकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा है या उसका फ़ाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, और मतलब आपके लोगो की लुक में फ़र्क आ सकता है। लेकिन अगर आप लोगो खाली अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये थी कि जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ हीडर इमेज के बैक पे जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे जो हमारा जो हीडर है ये इसके बैक पे जो इमेज है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ऐड न्यू इमेज पे जाके, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड जो इस साइट के बैक पे जो इमेज आएगी अगर आप कोई डालना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह करते करते आप अपनी साइट जो है उसके जो एक एक ऑप्शंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप पे नज़र आ रहा है एक्सप्लोर, रीजन्स, ब्लॉग, और ये आपका जो अकाउंट है वहाँ पे इसका आइकन यहाँ पे होगा। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं मेन्यूज़ में जाके। यहाँ पे मेन्यूज़ में जाएंगे, प्राइमरी मेन्यू में जाके ये सारे यहाँ से ऑप्शंस आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आपकी जो वेबसाइट है आप उसको सबसे पहले कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमने जो स्टेप्स कंप्लीट किए यहाँ तक, जो आपने चीज़ें सीखी हैं, डोमेन क्या है, परचेज़ कैसे करनी है, होस्टिंग क्या है, परचेज़ कैसे करनी है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कैसे करना है, डोमेन और होस्टिंग दोनों के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम किस तरह से ऐड करना है। थीम ऐड करने के बाद आपने उस पर सैम्पल डाटा कैसे ऐड करना है। सैम्पल डाटा ऐड करने के बाद आपने उसको लॉन्च कैसे करना है। लॉन्च करने के बाद आप उसको कहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये वो तकरीबन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल चीज़ों की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इस वेबसाइट को किस तरह रन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ यूज़ करूंगा। मैं एक ऐसी वेबसाइट यूज़ करूंगा जो कि ऑलरेडी क्रिएट हुई है, जिस पे मैंने कुछ हद तक वर्क भी किया हुआ है। उसके ऊपर मैं आपको शो करवाऊंगा कि किस तरह से आपने कंटेंट ऐड करना है, और कंटेंट ऐड करने के बाद अपनी वेबसाइट पे आप किस तरह से एड्स लगा के उससे पैसे कमा सकते हैं। तो चलें हम उस वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो हम अपनी दूसरी वेबसाइट में आ चुके हैं। ठीक है। जैसे कि हमने रिसेंटली soulbrother.onabus.com के नाम से एक वेबसाइट क्रिएट की थी, उसी तरह से मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है जिसे मैं काफ़ी वक्त से रन कर रहा हूँ, उसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको उसमें दिखाना ये चाहता हूँ कि उसमें मैंने कंटेंट किस तरह से डाला हुआ है, उस कंटेंट से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, और उस कंटेंट से मुझे अर्निंग किस तरह से होती है। ठीक है। मेन मकसद आप लोगों को बताना ये था कि जैसे कि आप लोग पाकिस्तान में इस टाइम क्वारंटीन के दौरान घरों पे बैठे हैं, अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं। तो अगर आप इन वक्तों में कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है। ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है visa.org.pk। ठीक है। इस वेबसाइट की सबसे पहले मैं आपको लुक दिखा देता हूँ कि वो कैसे है। ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम पहले से, लेकिन अब इस पे मैंने काम करना जो है वो तकरीबन छोड़ दिया है। यहाँ पे देखें तो मेरी जितनी भी पोस्ट हैं वो जून 2019 की, मतलब अब जुलाई 20, मतलब मैं कंटिन्यूसली इस पे वर्क कर रहा था, लेकिन किसी वजह से मैंने इस पे वर्क स्टॉप कर दिया, कुछ ऐसे मामलात थे। ठीक है। तो अब ये है कि इस वेबसाइट का जो थीम है वो भी मैंने थीम फॉरेस्ट से परचेज़ किया था। उसको अपनी मर्ज़ी से मैंने वर्डप्रेस के ऊपर कस्टमाइज़ किया, और कस्टमाइज़ करने के बाद उस पर मैंने अपना कंटेंट डाला। यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सब वो कंटेंट है जो मैंने खुद राइट करके इस पे अपलोड किया हुआ है या इस पे पोस्ट किया हुआ है। ठीक है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप एक चीज़ नोट करें जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा, वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बज़ाहिर आपको एक ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि इन चीज़ों के, इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन इन रियल ये गूगल की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, गूगल एड्स हैं, जिनके थ्रू जो है वो यूँ समझ लें कि मेरी इस वेबसाइट से अर्निंग होती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक नहीं करूँ, अगर मैं यहाँ पे हावर करूँ तो आपको नज़र आएगा लिखा है ऐड चॉइसेस। ठीक है। उसके अलावा अगर बॉटम पे आ जाते हैं कि ये आपको जो साइट पे बज़ाहिर ये आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि आपकी साइट की कोई फंक्शनैलिटी है, लेकिन इन रियल ये गूगल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। आपको बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि आप इससे अपना लोन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इस पर क्लिक करता है और वो जाके वो लोन को मतलब कैलकुलेट करता है, कुछ भी करता है, वो बज़ाहिर तो अपनी मदद कर रहा है, अपने लिए एक नई चीज़ ढूंढ रहा है, लेकिन
उससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी ऐड पे क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से गूगल आपको एक रेवेन्यू, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपको पे करती है। ये भी गूगल एड्स है। ये सब पोस्ट्स हैं। उन पोस्ट के अंदर अगर आएँ तो यहाँ पे आके आपको लेफ़्ट साइड पे एक और ऐड नज़र आएगा। अगर आप राइट पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिस्टर ट्रम्प साहब एक ऐड में नज़र आ रहे हैं। अगर आप बॉटम में आए तो बॉटम में आके भी आपको फुटर के अंदर यहाँ पे एक ऐड नज़र आ रहा है। तो आप इस वेबसाइट को बनाने का आपका मकसद ये था, या मेरा ये था, कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैं इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगा सकूं, ताकि मुझे एटलीस्ट इतना बेनिफिट हो कि मैं इस डोमेन को रीन्यू करता रहूं हर साल, और इसकी होस्टिंग जो है वो उसी अमाउंट से पे करता रहूं। अभी लेट्स से यहाँ पे लिखा है सऊदी अरेबिया इंट्रोड्यूस्ड ई सिस्टम फॉर उम्रा फ़ी रिफ़ंड। तो ये सब एक पोस्ट है जो इस वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हुई है, ठीक है। अब इस पोस्ट का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने बज़ाहिर ये पोस्ट लिखी है जो कि लोग इसको पढ़ सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने कौन सा ऐसा ई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिससे लोगों को उम्रा की फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है। लेकिन इन रियल जो मुझे इससे बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है, सबसे पहले तो ये कि मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है कि इसको लोग व्यू करते हैं आगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि इसमें ये मेरे एड्स जो हैं वो रन होते हैं। अब ये आप टॉप पे देख सकें तो यहाँ पे लिखे स्पॉन्सर्ड सर्चेस, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, रिटर्न्स, रिफंड्स पॉलिसीज़, उम्रा ट्रैवल, सऊदी उम्रा न्यूज़ टुडे। अब गूगल एड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गूगल ऐसा नहीं है कि ये सऊदी अरेबिया के रिलेटेड पोस्ट है और गूगल इसमें मुझे कोलगेट का जो है वो ऐड शो करेगा। नहीं, गूगल आपकी पोस्ट के रिलेटेड ही ऐड शो करेगा, जिससे 90% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो इन एड्स को क्लिक करेगा या इन एड्स को व्यूज़ करेगा, जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। उसके बाद अगर बॉटम पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये एक ऐड नज़र आ रहा है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जिसको व्यू करने पे भी गूगल आपको कुछ हद तक कुछ अमाउंट पे करती है। अगर बॉटम पे आ जाएँ तो यहाँ पे भी है जो एड्स हैं, और ये भी अप्लाई फॉर पासपोर्ट 2020, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे मोस्टली क्या होता है कि ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है जिसने ये पोस्ट लिखी होती है। सेम ये चीज़ आपकी वेबसाइट पे भी वर्क करेगी। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड बनाना चाहते हैं। अब ये तो मैंने आपको वेबसाइट की लुक दिखा दी कि ये वेबसाइट इस तरह की दिख रही है और इसमें इस तरह से एडवर्टाइजमेंट लगी है। ये टॉप पे इसका मेन्यू है। और अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको प्लगइन्स दिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि आप अपनी वेबसाइट की ऊपर ऐसी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको वेबसाइट्स का पता है, जैसे कोरा एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन में ये है कि आपको मुख्तलिफ लोग जो हैं उस वेबसाइट पे आके उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने इस वेबसाइट पे भी एक फॉरम ऐड किया है कि अगर किसी शख्स का किसी भी कंट्री के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो इस फॉरम पे आके पोस्ट कर सकता है और उसके रिप्लाई में मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। उसके अलावा वो शख्स जो है वो यहाँ से लॉग इन लॉग आउट भी कर सकता है अपने प्रोफाइल में, और यहाँ से साइन अप भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वेबसाइट में मेन जो कंटेंट आपको फ्रंट पे नज़र आया है वो कहाँ से ऐड होता है, तो वो मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है पोस्ट्स का। मैं पोस्ट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सामने मेरे वो सारी पोस्ट्स आ जाएंगी जो मैंने अपनी वेबसाइट पे ख़ुद की हुई हैं। अब अगर मैं एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे सऊदी अरेबिया इंट्रोड्यूस्ड ई सिस्टम फॉर उम्रा वीज़ा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडिट में वो नज़र आ जाएगा, वो पोस्ट नज़र आ जाएंगी जो मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो पोस्ट है जो मैंने लिखी है जो कि आपको फ्रंट व्यू पे किसी और फॉर्मेट में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इस तरह से नज़र आ रही है, और ये उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। और ये इस तरीके से जो है वो आप अपनी पोस्ट्स लिखते हैं, और पोस्ट्स लिखने के बाद जो है वो आप उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप जो है वो आपकी वेबसाइट पे फिर लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो फिर उस इन्फॉर्मेशन को जब पढ़ने के लिए आते हैं तो उसके बाद उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट्स लगाई होती हैं उससे आपको जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है।
क्योंकि विज़िटर्स जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो वो उसके बाद आके आपकी वेबसाइट व्यू करते हैं, आपकी ट्रैफिक बढ़ती है, और करते 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 जो है वो आपकी ट्रैफिक इस हद तक पहुंच जाती है कि आपको शायद मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेली बेसिस पे आपकी वेबसाइट पे लोग इतना आना स्टार्ट कर देते हैं कि वो इन एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। ये रेवेन्यू आपको जनरेट फ़िलहाल जो इस वेबसाइट से हो रही है वो हो रही है आपके ऐड से। आप चाहें तो इस पे एफिलिएट मार्केटिंग के भी लिंक्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपने खुद के बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास जब ट्रैफिक होगी तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई बिज़नेस अप्रोच करता है कि वो आप उनकी जो बिज़नेस है उसके रिलेटेड ऐड अपनी वेबसाइट पे लगाएं, तो आप उनसे उस चीज़ के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना था कि आपने इस वक्त जो है अभी कितनी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है आपको डोमेन के बारे में पता चल गया, होस्टिंग के बारे में पता चल गया, दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करने के बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने थीम कैसे अपलोड करना है, थीम अपलोड करने के बाद प्लगइन्स इंस्टॉल कैसे करने हैं, प्लगइन्स होते क्या हैं, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किस किस किस्म की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स जो हैं वो किस तरह से रन कर सकते हैं, एड्स रन करने के बाद आपको किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होती है। तो ये एक वो बहुत छोटा सा, एक बहुत सिंपल सा एक ट्यूटोरियल था जो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था, जिससे आपको एटलीस्ट मैं थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और इस पर आप किस हद तक जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा उन लोगों से जिनको लग रहा है कि मैंने बहुत ही स्लो बोल कर ये वीडियो बनाई है। मेरा स्लो बोलने का मकसद ये इसलिए था कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं तेज़ी में जो है वो ना बोल दूं जो आपको समझ ना आए, इसलिए मैंने बहुत इत्मीनान से बड़ा इजी हो के आप लोगों के साथ ये ट्यूटोरियल बनाया ताकि आपको एक एक बात की समझ लग जाए। ठीक है, अब हम एक चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो कि अब आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगी। अगर आपको याद हो तो हमने इस वर्डप्रेस को सीखने का जो भी हमने सीखा है, इसका ट्यूटोरियल हमने जो स्टार्ट किया था वो इस पिक्चर से स्टार्ट किया था। अगर आप इस पिक्चर को दोबारा से देखें तो अब ये पिक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे लेवल पे एक सेंस बना रही है कि आपकी डोमेन आपकी वेबसाइट में किस तरह से काम करती है, वर्डप्रेस किस तरह से काम करता है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से काम करती है, होस्टिंग किस तरह से काम करती है और कंटेंट किस तरह से काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट कुछ ऐसा सीखने को ज़रूर मिला होगा जो आपको शायद अभी से पहले नहीं पता होगा। और मैं मेक श्योर कर दूँ कि ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए था जो कि वर्डप्रेस के बारे में जानना चाहते थे या वर्डप्रेस पे अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते थे। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा ट्यूटोरियल है। लेकिन जैसा कि आपको हर काम में क्रिएटिव होना पड़ता है, तो अगर आप इन बेसिक्स के साथ ही अपने आप को क्रिएटिव कर लेते हैं कि आप इन बेसिक्स को यूज़ करके कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया जो है वो बना लेते हैं जिसकी बेस पे आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपका वो आइडिया आपको इन बेसिक्स से बहुत एडवांस लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी। और अगर आपको वाकई लगता है कि आपको वाकई इस चीज़ से कुछ समझ लगी है, तो मेरी आप लोगों से दुआ है कि लास्ट ईयर मेरे फादर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी, तो आप एक दफ़ा जो है वो उनके लिए जो है वो अपनी दुआओं में एक दफ़ा फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों के साथ फिर किसी और चीज़ को लेके जो है वो हाज़िर होऊंगा। और एक बात मैं करना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के दौरान अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि राइट अवे आपको आंसर करूँ ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।